आज हम कन्फेशन के सेक्शंस को पढ़ेंगे जो 24 से लेकर 30 तक में दिए गए हैं। तो सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन काउज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस, यानी कि प्रलोभन, धमकी या वचन के द्वारा किया गया संस्वीकृति। इस सेक्शन में ये दिया गया है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रलोभन, वचन या धमकी से ग्रसित होकर अगर कन्फेशन करता है तो ऐसा कन्फेशन क्या होगा? रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है प्राधिकारवान व्यक्ति किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगी पहले। कि प्राधिकारवान व्यक्ति हम वैसे व्यक्ति को बोलेंगे जिसके पास पावर होता है, शक्ति होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं, गिरफ्तारी को हम रोक सकते हैं, या हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हम करवा सकते हैं। ये पावर अगर है किसी के पास तो इसे ही हम पर्सन इन अथॉरिटी बोलेंगे। अगर कोई एक्यूज्ड अगर पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई उसे धमका रहा है, कोई वचन दे रहा है, लालच दे रहा है कि तुम अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम अगर नहीं बोलोगे तो सच नहीं बोलोगे तो मैं ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ऐसे ऐसे करके अगर कुछ भी वचन, धमकी या कोई लालच देकर अगर उसके द्वारा अगर कन्फेशन करवा रहा है तो ये कन्फेशन जो है कि रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लेते कोई एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉई को बोलता है कि तुम सच सच बता दो, अगर तुम कुछ पैसे की हेर फेर किए हो या कुछ भी दुरुपयोग किए हो तो तुम सच सच बता दो, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाऊँगा। तो ये एम्प्लॉई जो रहता है वो क्या कहता है? वो सोचता है कि मुझे तो बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तो वो क्या कहता है? सच सच बता देता। वो बोलता है कि हाँ मैंने ही पैसे का वो दुरुपयोग किया है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो कन्फेशन जो वो दिया है ये यहाँ पे रेलिवेंट नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया रेलिवेंट? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति एम्प्लॉयर जो बोल रहा है वो क्या, एक प्राधिकारवान व्यक्ति है, यानी कि उसके पास वो पावर है, कुछ भी कर सकता है एम्प्लॉय के साथ, है ना। यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चलाने का शक्ति है है ना, वो एम्प्लॉयर के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ बोला गया कि ये जो कन्फेशन जो किया है ये रेलिवेंट यहाँ पे नहीं माना गया। अच्छा, एक चीज़ और है, एक उदाहरण और देके मैं समझाऊंगी कि अगर मान लेते हैं कि यही एम्प्लॉयर अगर ये बोलता है एम्प्लॉई को कि तुम सच सच बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे, मतलब जो भी तुम पैसे का हेर फेर किए हो या जो भी कुछ किए हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, तुम नरक में जाओगे, या कुछ इस टाइप से कुछ इमोशनली कुछ उसको बात बोलता है। और ये इमोशन में आकर अगर जो एम्प्लॉई होता है तब जाकर वो कुछ मतलब अपने वो बताता, सच बताता है, बोलता है, कन्फेशन करता है। तो यहाँ पे जो कन्फेशन इमोशनली होकर अगर कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर कोई धमकी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, तब ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे रेलिवेंट माना जाएगा, यहाँ पे ये सुसंगत माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई धमकी नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये अपनी आत्मा से, स्वेच्छा से, डर के मारे बोल रहा है। यानी कि इसको हम एक स्पिरिचुअल नेचर का ये कन्फेशन भी बोल सकते हैं कि ये अपने मन से बोल रहा है, ना कि किसी के डर से, ना कि किसी के धमकी से। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये इसको यहाँ पे रेलिवेंट माना गया। अब 25 को पढ़ेंगे। सेक्शन 25 में क्या बोल रहा है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलिवेंट, यानी कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति जो कि है सुसंगत नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 25 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज्ड अगर पुलिस अधिकारी से अगर कोई भी कन्फेशन अगर करता है तो ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। 26 को पढ़ते हैं। तो 26 ये बोलता है कि कन्फेशन बाय एक्यूज्ड while is custody of police is not relevant,
यानी कि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति जो है सुसंगत नहीं होगा। 25 में भी यही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 26 में 25 का एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि इसमें ये दिया गया है 26 में कि इसमें भी जो पुलिस की अभिरक्षा में अगर कोई भी एक्यूज्ड मतलब कन्फेशन अगर कर रहा है तो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन 26 का एक्सेप्शन ये बोल रहा है कि यहाँ रेलिवेंट होगा पुलिस अधिकारी के सामने, यानी पुलिस की अभिरक्षा के सामने अभिरक्षा में अगर वो दे रहा है अपना कन्फेशन तो यहाँ रेलिवेंट होगा। लेकिन कब होगा? अगर जब वो कन्फेशन कर रहा है पुलिस के सामने, वहाँ पे अगर वो मजिस्ट्रेट की अगर उपस्थिति में अगर कर रहा है तब होगा। यानी कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर वो करेगा, मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित है तब जाकर ये रेलिवेंट माना जाएगा। अब 27 को पढ़ते हैं। सेक्शन 27 में दिया गया है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे द प्रूव्ड, यानी कि अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से कितना साबित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में ये दिया गया है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पुलिस की अगर अभिरक्षा में रहते हुए कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस इन्फॉर्मेशन में मतलब अगर किसी मतलब फैक्ट का अगर पता चल रहा है उस सूचना से, तो वो जो फैक्ट का पता चल रहा है उतना ही पार्ट, उतना ही भाग अगर डायरेक्टली रूप से रिलेटेड है फैक्ट से, तब वो क्या हो जाएगा? वो रेलिवेंट माना जाएगा, यानी कि एडमिजिबल हो जाएगा। बाकी वो सूचना में भले वो संस्वीकृति है या नहीं, ऐसे कोई मायने नहीं रखता है। बस उसको फैक्ट का अगर पता चल रहा है उस इंफॉर्मेशन से, उस जानकारी से, तब वो जाकर रेलिवेंट माना जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, एक्यूज्ड है, जो पुलिस की अभिरक्षा में वो बयान देता है। क्या बयान देता है कि हाँ मैंने जो बी नाम का कोई व्यक्ति है उसे मैंने ही मतलब हत्या किया है, और जिस कुल्हाड़ी से मैंने मारा है वो कुल्हाड़ी को मैंने क्या किया है, कुएं के अंदर मैंने फेंक दी है। तो क्या होता है उसके बाद वो कुल्हाड़ी जो कि वो कुएं से बरामद किया जाता है। तो यहाँ कोर्ट जो है, कोर्ट यहाँ पे ये मानती है, ये बोलती है कि ये जो एक्यूज्ड है यहाँ पे उसके अगेंस्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट का पता चला है, उसके एक्यूज्ड में ये सिद्ध करता है। यानी उसके एक्यूज्ड के अगेंस्ट में ये जाता है, ये बातें, ये कन्फेशन। ये हो गया 27। अब 28 को पढ़ेंगे कि सेक्शन 28 में क्या बोल रहा है। तो 28 में ये दिया गया है कि जो भी सेक्शन 24 में हम लोग पढ़े हैं कि प्रलोभन, धमकी या लालच से अगर कन्फेशन करता है तो वहाँ रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन वही 24 का एक्सेप्शन इसमें दिया गया है, 28 में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे रेलिवेंट होगा, प्रलोभन धमकी से दिया गया रेलिवेंट होगा। लेकिन कब होगा? जब उसके मन से जो धमकी लालच का जो भी प्रलोभन है, जो भी उसको धमका के या लालच देकर या प्रोमिस करके अगर कोई भी अगर कन्फेशन अगर करा रहा है, वो जो धमकी है अगर उसके माइंड से अगर रिमूव हो गया है तब जाकर ये कन्फेशन करता है, तो यहाँ पे ये रेलिवेंट हो जाएगा। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जो सेक्शन 24 में जो दिया गया है कि कोई भी कन्फेशन प्रलोभन धमकी से दिया गया है, अगर व्यक्ति के मन से ये लालच प्रलोभन धमकी अगर रिमूव हो गया है, यानी फ्री माइंड से अगर कन्फेशन कर रहा है, तब जाकर ये 28 में क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट हो जाएगा। अब 29 को पढ़ते हैं। 29 कहता है कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन इत्यादि के कारण विसंगत ना होना, यानी कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट बी बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। यानी कि इस सेक्शन में ये दिया गया है कि
जो सुसंगत जो कन्फेशन है, संस्वीकृति है, निम्नलिखित कारणों के कारण विसंगत नहीं हो जाती है। तो ये कौन कौन सा कारण है? ये कारण है पहला है गुप्त रखने के वचन के कारण लिया गया कन्फेशन। यानी कि अगर कोई भी अगर ये बोलता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अगर तुम कुछ ऐसा क्राइम किए हो या किसी की हत्या किए हो या कुछ किए हो तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और इसके अगर वो बता देता है और उसके मुंह से उगलवा लेता है इस बात को, और उसके बाद अगर कोई कन्फेशन करता है तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे इरेलीवेंट इरेलीवेंट नहीं होगा। यानी कि गुप्त रखने के वचन के कारण लिया गया कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा, विसंगत नहीं होगा, ये बोला गया है। दूसरा में है धोखे से लिए जाने के कारण। यानी कि कोई भी बात को अगर धोखा से अगर लेकर कन्फेशन कर रहा है तो ये रिलेवेंट नहीं होगा। तीसरा है शराब के नशे में मत होने के कारण की गई संस्वीकृति। चौथा है प्रश्नोत्तर के रूप में ली गई संस्वीकृति। यानी कि उत्तर या प्रश्न में ली गई कोई अगर संस्वीकृति करता है तो ये विसंगत नहीं होगा। या फिर पांचवा में है कि बिना चेतावनी के संस्वीकृति अगर कोई लेता है तो ये इरेलीवेंट नहीं होगा। सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन 30 में दिया गया है कि लॉ रिलेटिंग टू कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। यानी कि अभियुक्त के संस्वीकृति से संबंधित विधि। यानी इस सेक्शन में ये दिया गया है कि कोई भी अगर पहले हम एक चीज़ यहाँ बताएंगे कि को एक्यूज्ड किसको कहते हैं। तो को एक्यूज्ड वो पर्सन होते हैं जो एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से अगर ट्रायल चलता है तो उसे हम को एक्यूज्ड कहते हैं। तो इस सेक्शन में ये दिया गया है कि एक अभियुक्त अगर एक अभियुक्त के द्वारा कोई कन्फेशन करता है तो उसके आधार पर तो उसे सज़ा दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई एक्यूज्ड के द्वारा अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट में अगर कोई कन्फेशन करता है तो ये यहाँ पे क्या है कि उसके अगेंस्ट में ट्रायल चला तो सकती है, लेकिन ये जो बोला गया कन्फेशन इस टाइप का अगर जो देगा वो एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है। और अगर कोई एक्यूज्ड के अगेंस्ट में अगर ट्रायल चलाएगा एक एक्यूज्ड के कन्फेशन पे बोलने पे तो उसके लिए कुछ शर्त दिया हुआ है इसी में, तो सेक्शन 30 में वो शर्त ये है कि अगर पहला शर्त ये है कि सभी अभियुक्तों का जो कि है संयुक्त विचारण अगर हो रहा है तब होगा। और सेकंड में है कि सभी अभियुक्तों का विचारण एक ही अपराध के लिए अगर हो रहा है तब होगा। और थर्ड में दिया हुआ है कि कानूनी तरीके से अगर साबित हो चुका है तब होगा। यानी कि एक एक्यूज्ड अपने अभियुक्तों के अगेंस्ट अगर कोई भी कन्फेशन करता है तो ये जो मैं भी शर्त बताई हूँ, अगर ये शर्त पूरा होता है तब जाकर इसी के आधार पर अभियुक्त को सज़ा मिल सकती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि ए और बी क्या करता है कि सी की हत्या करता है और ए जाके कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने ही और मैं और बी दोनों मिलकर सी की हत्या किया हूँ। तो यहाँ ए के कहने पर कोर्ट क्या करती है, बी के खिलाफ यहाँ पे ट्रायल चलाती है। यानी कि यहाँ पे बी के कहने पर कोर्ट जो है विचार में ले सकता है इस कन्फेशन के आधार पर बी को भी सज़ा मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही।